हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। अपना चल रहा था मानव जनन तंत्र। कौन सा टॉपिक चल रहा था? मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र में हमने नर जनन तंत्र को कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मादा जनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं पहले बता देता हूं, अगर इस क्लास को पढ़ने के नजरिए से आप देख रहे हो तो पूरी देखो, अदरवाइज इस क्लास को मत देखो। मुझे नेगेटिव कमेंट क्लास में नहीं चाहिए। क्वेश्चन होगे वो जेन्युइन क्वेश्चन हो तो मैं आपके आंसर दूंगा, अदरवाइज मैं आपके क्वेश्चन के आंसर नहीं दूंगा, पहले बता दो। क्योंकि इसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं फालतू कमेंट करेंगे, क्योंकि टॉपिक है जो आपको स्कूलों में, खास करके स्कूलों में ये नहीं करवाया जाता, या लड़के या लड़कियों को अलग बैठाकर करवाया जाता है। और इस टॉपिक को करवाने के लिए फुल कॉन्फिडेंस चाहिए। सबसे बड़ी बात, फुल कॉन्फिडेंस करवा रही हो, और मैं ऑनलाइन ये टॉपिक करवा रहा हूं। तुम कॉन्फिडेंस के साथ करवा रहा हूं तो आप इसे कॉन्फिडेंस के साथ ही देखें। क्योंकि मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो बच्चे साइंस के हैं या जो पढ़ने में साइंस इंटरेस्ट रखते हैं वो इन चीजों को नॉर्मल स्टडी से रिलेटेड रखते हैं। अदर बच्चे होते हैं वो अनदर में लेके चले जाते हैं, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो आपको वो तरीके नहीं करने हैं, ठीक है? हाँ, नॉलेज है, बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत आप समाज की बहुत सी भ्रांतियों से बाहर निकलोगे। आज भी ऐसे थोड़ी होता है, ये नहीं होता, वो होता है, वो सारी बातें आप जो समाज में सुनते आ रहे हो, तो वो सारी बातें, सारे डाउट आज आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र की बात करें तो उसको हम शुरुआत करते हैं कि मादा जनन तंत्र होता है। तो हम कल ने बात कर ली थी कि मानव में नर और मादा क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। मेल और फीमेल क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो सीधी सी बात है, उनके सेक्सुअल ऑर्गन भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक है, अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं। चलिए करते हैं शुरू। पहले मैं आपको बेसिक डायग्राम बना के दिखा देता हूं मादा जनन तंत्र का, ताकि आपको बहुत से आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, रफली डायग्राम है ये। एक बार आपके जो डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मैं उसके आपके डाउट है जो आपके क्लियर कर दूंगा आज, और जो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। कुछ इस प्रकार का मदानयन तंत्र होता है। ये दोनों और जो संरचनाएं हैं इनको बोला जाता है अंडाशय। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? अंडाशय। ये भी अंडाशय हो गया। इस ट्यूब को बोला जाता है अंडवाहिनी। क्या बोला जाता है? अंडवाहिनी। क्या बोला जाता है? अंडवाहिनी। तो ये भी अंडवाहिनी होगी। ठीक है, इस इतने भाग को बोला जाता है गर्भाशय। क्या बोला जाता है? गर्भाशय। इस भाग को बोला जाता है ग्रीवा, और इस भाग को बोला जाता है विजाइना या योनि। ये होता है मादा जनन तंत्र का डायग्राम। अब एक एक ऑर्गन को उठाएंगे, अंडाशय को पढ़ेंगे, अंडवाहिनी को पढ़ेंगे, गर्भाशय को पढ़ेंगे, ग्रीवा को पढ़ेंगे और योनि को पढ़ेंगे। ठीक है, लगभग इसकी 2 क्लासेस बनेंगी। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो, क्योंकि मैं साथ के साथ इसको मिटाता चलूंगा। क्योंकि अपने को समझाने के लिए जगह चाहिए, जगह तो मैंने पहले फिल कर दी है ना? तो नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको देखने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको अक्षर नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आप जूम करके देख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिए। उसके बाद में रफ कॉपी ले लीजिए, जो मैं बोल रहा हूं वो आप रफली नोट करते चलिए। बाद में स्क्रीनशॉट को, जब ये क्लास पूरी हो जाए, स्क्रीनशॉट को पास में रख लेना और नोट्स को पास में रख लेना। उसके बाद फिर नोट्स बना लेना। इस टॉपिक से बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। चलिए करते हैं शुरू। तो मादा जनन तंत्र में जो भाग होते हैं उसके कौन कौन से भाग होते हैं? तो पहला होता है अंडाशय। अंडाशय का एक नाम और होता है ओवेरी। क्या बोला जाता है इसे? ओवेरी बोला जाता है। उसके बाद में होती है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी को बोला जाता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। इसके बाद होता है गर्भाशय, और उसके बाद होती है योनि। ओवेरी भी 2 होती है, फैलोपियन ट्यूब भी 2 होती है। गर्भाशय की संख्या 1 और योनि तो 1 होती है, इसमें कोई बताने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो करते हैं शुरू। पहला है अंडाशय या ओवेरी। अंडाशय होते हैं एक जोड़ी, यानी कि संख्या में कितने हो गए? 2। बिल्कुल सर, 2 हो गए। इनकी लोकेशन शरीर में देखें तो सीधी सी बात है, कुछ बच्चे पता है क्या होते हैं, उनको ऐसे लगता है कि नर में भी पाए जाते हैं। कुछ बच्चे जो साइंस में कम इंटरेस्टेड रखते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो वो ऐसे बोल देते हैं अंडाशय नर में पाए जाते हैं, मादा में पाए जाते हैं। वो कुछ बच्चे नर में भी अंडाशय कर देते हैं। तो ध्यान देना, नर के अंदर अंडाशय नहीं पाया जाता। नर के अंदर क्या पाया जाता है? वृषण या टेस्टिस पाए जाते हैं, जिसकी हमने कल बात कर ली थी। ठीक है, परसों बात कर ली थी। तो अंडाशय, जिस प्रकार नर के अंदर वृषण प्राथमिक लैंगिक अंग या प्राथमिक जननांग होता है, उसी प्रकार मादा में
अंडाशय प्राथमिक लैंगिक जननांग होता है, प्राथमिक लैंगिक अंग आप इसे बोल सकते हो, प्राथमिक लैंगिक अंग। मतलब क्या इस बात का, अगर मादा के अंदर अंडाशय विकसित नहीं होंगे, अगर अंडाशय ही विकसित नहीं होंगे, क्योंकि सारा काम ही अंडाशयों का ही है, उसके आगे का काम तो उसके बाद का है, ठीक है। तो अंडाशय विकसित नहीं होंगे तो अंडाणुओं का निर्माण नहीं होगा, अंडाणुओं का निर्माण नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा एम्ब्रियो ग्रोथ नहीं करेगा, सारी चीजें कुछ भी उसकी वैल्यू नहीं रहेगी ना। तो इसलिए प्राथमिक लैंगिक जननांग क्या होते हैं, अंडाशय। लोकेशन कहां होती है इनकी, लोकेशन होती है मादा शरीर के उदर में स्थित निचले भाग में, श्रोणी भाग में दोनों तरफ। श्रोणी भाग का मतलब होता है, जब मैंने आपको कंकाल तंत्र पढ़ाया था तो जो अपने स्टोमक का नीचे वाला भाग होता है उसको श्रोणी भाग बोला जाता है, स्टोमक का नीचे वाला भाग होता है उसे श्रोणी भाग बोला जाता है। तो जो श्रोणी भाग होता है, जब मैंने आपको स्केलेटन पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था, जो श्रोणी भाग होता है वो किशोरावस्था के दौरान, कौन सी अवस्था के दौरान, किशोरावस्था के दौरान महिलाओं में थोड़ा ज्यादा विकसित हो जाता है, महिलाओं में थोड़ा ज्यादा विकसित हो जाता है, जिसकी वजह से श्रोणी भाग उनका काफी थोड़ा चौड़ा होता है पुरुषों की अपेक्षाएं, ठीक है। तो नॉर्मली आप समझ सकते हो, तो श्रोणी भाग का मतलब होता है कि कुछ इस प्रकार की बॉडी शेप बनती है, इस प्रकार की, ठीक है। तो जो अंडाशय होता है ना वो यहां बड़े लोकेशन में पाए जाते हैं, यहां वाले लोकेशन में अंडाशय पाए जाते हैं। तो श्रोणी भाग का मतलब आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो श्रोणी भाग में क्या होते हैं अंडाशय, कहां पर, निचले भाग में, यानी कि नीचे की तरफ, श्रोणी भाग में नीचे की तरफ अंडाशय होते हैं मादा के अंदर, और श्रोणी भाग में होता है दूसरा, शरीर के अंदर पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं, शरीर के अंदर, शरीर के अंदर। ये मैंने बात क्यों बोली है शरीर के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि आप पिछली क्लास याद कीजिए, वृषण थे, नर के अंदर जो वृषण थे वो शरीर के बाहर पाए जा रहे थे। वृषण कहां पर पाए जा रहे थे, शरीर के बाहर पाए जाते थे, लेकिन मादा में जो अंडाशय होते हैं वो शरीर के अंदर पाए जाते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, दोनों तरफ पाए जाते हैं। आकार कैसा होता है, तो आकार होता है इनका अंडाकार, कैसा, अंडाकार। लेकिन कहीं कहीं किताबों में बादाम के आकार का भी बोल दिया जाता है और सेम के बीज के आकार का भी इसको बोल दिया जाता है। तो आप याद रख लेना, वो आकार कई बार पूछ लेता है, ठीक है। तो मोस्टली आकार भी ध्यान रखना है, अंडाशय का कैसा होता है, अंडाकार होता है। कैसा होता है भाई, अंडाकार होता है, ठीक है। अब मैं अंडाशय को रफली बना रहा हूं, अंडाकार, इस प्रकार से अंडाशय को बना दिया। तो इसकी लंबाई कितनी होती है, तो लंबाई होती है इसकी 4 सेंटीमीटर, कितनी सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। चौड़ाई होती है लगभग 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो मोटाई होती है, जो इसकी मोटाई होती है वो होती है 1.5 सेंटीमीटर। याद रखने वाली बातें हैं, लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर और मोटाई 1.5 सेंटीमीटर। तीनों के तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये जो होता है उदर, यहां पर देखो मैंने उदर में निचले भाग में, श्रोणी भाग में दोनों तरफ होता है। तो उदर में ये अंडाशय होता है ना, वो पेरिटोनियम झिल्ली से सटा रहता है, यानी पेरिटोनियम एक झिल्ली होती है, कौन सी, पेरिटोनियम झिल्ली। कौन सी झिल्ली, याद रखना, पेरिटोनियम झिल्ली, पूछ लेता है भाई, पेरिटोनियम झिल्ली। कौन सी झिल्ली, पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा ये उदर से सटा रहता है। किससे सटा रहता है, उदर से। कौन, अंडाशय, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अंडाशय में अंड जनन द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। तो सीधी सी बात है, पहले ही बता दिया, अंडाशय क्या करता है, अंडाणु का निर्माण। तो अंडाणु के निर्माण के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे बोला जाता है अंड जनन। क्या बोला जाता है, अंड जनन बोला जाता है, ठीक है। तो अंडाशय में क्या होता है, अंडाशय में क्या होता है भाई, अंडाशय में, तो अंडाशय में सर होता है अंड जनन। क्या होता है, अंड जनन। और इस अंड जनन से क्या बनते हैं, अंडाणु। क्या बनते हैं, अंडाणु या ओवम, ओवम बनते हैं। और अंड जनन में जो कोशिका विभाजन होता है, कौन सा कोशिका विभाजन होता है भाई अंड जनन में, कोई बताएगा कौन सा कोशिका विभाजन होता है। तो अंड जनन में कोशिका विभाजन जो होता है वो होता है प्यारे बच्चों अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। कौन सा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अब आप याद कीजिए कि एक नए जीवन की जो शुरुआत होती है, एक नया जीवन की जो शुरुआत होती है वो एक अंडाणु और एक शुक्राणु से बनती है, ठीक है। तो शुक्राणु में कितने गुणसूत्र थे, 23,
क्योंकि नॉर्मल, अब जैसे ह्यूमन बॉडी की जो नॉर्मल सेल होती है उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। तो हम कहते हैं कि जैसे हमारे अंदर 46 गुणसूत्र है, तो वो 23 गुणसूत्र हमें माता से मिलते हैं, तो 23 गुणसूत्र हमें पिता से मिलते हैं। तो वो 23 माता से कहां से मिलेंगे? अंडाणु में 23 गुणसूत्र होते हैं और शुक्राणु में 23, दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है और 46 गुणसूत्र की एक कोशिका बनती है, और जिसे बोलते हो आप जाइगोट। क्या बोलते हो? जाइगोट। अब ये जाइगोट एक सिंगल सेल है और उसी के द्वारा, इस जाइगोट के द्वारा ही एक नया जीवन बनता है। क्या बनता है? एक नया जीवन बनता है, एक नए जीवन की शुरुआत होती है। ठीक है, तो अंड जनन कहां पर होता है भाई? अंडाशय में होता है। याद रखना है, अंड जनन क्या होता है? अंडाशय। तो अंड जनन से क्या बनते हैं? अंडाणु। अंडाणु यानी कि ओवम। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो अंडाणु ही होती है। याद रखना है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, ब्रह्मांड की सबसे सॉरी पृथ्वी की सबसे बड़ी कोशिका शुक्रमुर्ग कांडा, पृथ्वी की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। याद होगी सारी बातें। केंद्रक विहीन कोशिका आरबीसी। ऐसी कौन सी आरबीसी है जिसके अंदर केंद्रक पाया जाता है? तो ऊंट की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इस तरीके से चीजों को कनेक्ट करके पढ़ोगे तो बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए। अंडाशय का बाहरी स्तर होता है, जो अंडाशय का जो बाहरी स्तर होता है उसे बोलते हैं एपिथीलियम। मैंने आपको जब उत्तक पढ़ाया था तो मैंने आपको एपिथीलियम भी पढ़ाया था, याद है ना? जब मैंने आपको उत्तक पढ़ाए थे तो मैंने आपको एपिथीलियम उत्तक पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि अंडाशय की बाहरी स्तर एपिथीलियम की बनी होती है। याद कीजिए जब मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो अंडाशय की जो ऊपरी बाहरी भाग होता है या जो अंडाशय का बाहरी स्तर होता है वो किसका बना होता है? एपिथीलियम का। और उस एपिथीलियम को क्या नाम देते हैं? जनन एपिथीलियम। उस एपिथीलियम को क्या नाम देते हैं? जनन एपिथीलियम। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो अंडाशय का ऊपरी बाहरी स्तर किसका बना होता है? एपिथीलियम का बना होता है। और उसी एपिथीलियम को क्या बोलते हैं? उसी एपिथीलियम को बोलते हैं एपिथीलियम, जनन एपिथीलियम। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास पूरी करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, गर्मी बहुत पड़ रही है पर कोई दिक्कत नहीं। अब बाहरी भाग, बाहरी स्तर मैंने आपको बता दिया। लो एक बार अंडाशय और बनाते हैं। ये अंडाशय बना दिया। अंडाशय का ये बाहर वाला भाग किसका बना होता है? एपिथीलियम का। किसका बना होता है? एपिथीलियम का। किसका बना होता है? एपिथीलियम का। और इसका जो आंतरिक भाग है, कौन सा? आंतरिक भाग। आंतरिक भाग या आंतरिक स्तर, उसमें क्या होते हैं? आंतरिक भाग या आंतरिक स्तर में होते हैं तंतु व संयोजी उत्तक। तंतु व संयोजी उत्तक। तंतु संयोजी उत्तक, इसको क्या बोला जाता है? तंतु व संयोजी उत्तक को बोला जाता है संयुक्त रूप से स्ट्रोमा। क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा। क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा। याद रखना है, ये नाम ही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। स्ट्रोमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा बोला जाता है। इतनी बात आगे समझ में। अब इसके बाद में हार्मोन कौन कौन से स्रावित होते हैं? तो दो ही हार्मोन है मोस्टली, एस्ट्रोजन जिसे मादा हार्मोन के नाम से जाना जाता है, और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो ऋतुस्राव का निर्धारण करते हैं। किसका निर्धारण करते हैं? ऋतुस्राव का। अब आप पूछोगे कि सर ऋतुस्राव क्या होता है? तो बताऊंगा, पेशेंस रखो। क्या रखो? पेशेंस रखो, ऋतुस्राव भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए एक बार अंडाशय का फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो अंडाशय एक जोड़ी उदर के निचले भाग में, श्रोणी भाग में दोनों तरफ पाए जाते हैं। यानी कि मादा में एक अंडाशय इधर, एक अंडाशय इधर, दोनों तरफ पाए जाते हैं। कहां पर? श्रोणी भाग में। अगली बात, अंडाशय का आकार अंडाकार, लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर, मोटाई 1.5 सेंटीमीटर। उधर से किस झिल्ली द्वारा जुड़ा जाता है? तो पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा। कौन सी झिल्ली द्वारा? पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा। अंडाशय में अंडजनन द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है, तो अंडाणु का निर्माण अंडजनन के द्वारा अंडाशय में। बाहरी स्तर एपिथीलियम, आंतरिक स्तर में तंतु व संयोजी उत्तक जिसे संयुक्त रूप से स्ट्रोमा बोला जाता है। हार्मोन कौन कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन क्या करते हैं? ऋतुस्राव का निर्धारण करते हैं और भी काम करते हैं। पहले मुझे चलो आप एक बात बताओ, इस अंडाशय को कंट्रोल कौन सी ग्रंथि करती है? अंडाशय खुद एक ग्रंथि है। जब मैंने आपको अंतःस्रावी ग्रंथि बताई थी तो अंडाशय एक खुद ग्रंथि है, तो इसको कौन कंट्रोल करता है? तो याद रखना, इसको कंट्रोल करने वाली जो ग्रंथि होती है वो होती है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। इसको मस्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर।
आगे बात करते हैं, अंडाशय हो गया आपका कंप्लीट। अगला भाग है अंडवाहिनी। कौन सा? अंडवाहिनी। कौन सा? अंडवाहिनी। अंडवाहिनी का दूसरा नाम होता है फैलोपियन ट्यूब। कौन सा नाम होता है अंडवाहिनी का दूसरा नाम? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को दिखाता हूं मैं आपको थोड़ा सा जूम करके, डायग्राम बना के रफली दिखा देता हूं। फैलोपियन ट्यूब, एक ही फैलोपियन ट्यूब बनाएंगे अपने, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। ये एक साइड वाला ये हमने अंडाशय बना दिया, तो ये होती है फैलोपियन ट्यूब। क्या होती है? फैलोपियन ट्यूब। इस फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? उंगली नुमा उभार नुमा संरचनाएं पाई जाती है। एक आंतरिक भित्ति पाई जाती है, उंगली नुमा, मतलब उंगली के समान उभार पाए जाते हैं। ये क्या काम करते हैं आप उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, अंडवाहिनी आपको समझ में आ गई। एक अंडवाहिनी इधर होती है, दूसरी अंडवाहिनी इधर होती है। जब मैंने आपको पिछला डायग्राम बना के बताया था तो आपने देख भी लिया होगा। ठीक है, तो अंडवाहिनी की बात करते हैं। तो अंडवाहिनी कितनी होती है? दो। एक अंडाशय इधर जुड़ा हुआ है, दूसरा अंडाशय इधर जुड़ा हुआ है, तो दोनों तरफ अंडवाहिनियां भी कितनी होगी? अंडवाहिनियां भी दो अंडवाहिनियां होगी। याद रखना, अंडवाहिनी पेपर में बहुत कम पूछा जाता है। इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब। वो याद रखना है आपको। क्या नाम होता है? फैलोपियन ट्यूब। क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब। क्या नाम होता है? फैलोपियन ट्यूब। ये आपको याद रखना है, फैलोपियन ट्यूब नाम होता है। ठीक है, चलिए, फैलोपियन ट्यूब आपको समझ में आ गया होगा। गर्भाशय के ऊपरी भाग दोनों तरफ होती है। तो मैंने आपको डायग्राम, अब यहां से गर्भाशय स्टार्ट हो जाएगा इधर, तो गर्भाशय का ऊपरी भाग, ये गर्भाशय स्टार्ट हो गया ना इधर। ठीक है, तो ये गर्भाशय के ऊपरी भाग में तो है, एक इधर और एक उधर। ठीक है, तो गर्भाशय के ऊपरी भाग में दोनों तरफ होती है। समझ में आ गई बात? इसका एक सिरा गर्भाशय से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा ग्रीवा से जुड़ा होता है। इसका सॉरी अंडाशय से। इसका ये देखो, एक सिरा किससे जुड़ रहा है? गर्भाशय से, और दूसरा सिरा अंडाशय से। ये भी आपको याद रखना है। तो अंडवाहिनी ये यहां से लेकर और यहां तक अंडवाहिनी है। ठीक है, तो इसका एक सिरा किससे जुड़ रहा है? अंडाशय से जुड़ रहा है। दूसरा सिरा किससे जुड़ रहा है? गर्भाशय से जुड़ रहा है। क्लियर? एक सिरा अंडाशय से, दूसरा सिरा गर्भाशय से। ठीक है, इसकी लंबाई होती है लगभग 10 सेंटीमीटर। कितनी लंबाई होती है? लगभग 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। इसमें उंगली के समान झालर नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। ये देखो, ये मैंने उंगली के समान उभार, ये इस प्रकार झालर सी संरचनाएं बनाई है ना। ठीक है, ये कोई ऐसे नहीं बनाई है, अपनी मर्जी से नहीं बनाई। इसका भी काम होता है। क्या काम होता है वो देखते हैं। इस झालर नुमा संरचना को बोलते हैं प्यारे बच्चों, याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, फिम्ब्री। क्या बोलते हैं? फिम्ब्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिम्ब्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिम्ब्री बोलते हैं। ये अंडाणु को पकड़े रखती है। क्यों भाई? अंडाणु कहीं भाग जाएगा? ये अंडाणु को पकड़े रखती है। पकड़े रखती है। किस लिए पकड़े रखती है भाई? अंडाणु कोई भाग ना जाए? नहीं, समझाता हूं अब। ठीक है, एक मिनट। हाँ जी, हम बात कर रहे थे अंडवाहिनी के बारे में कि अंडाणु को पकड़े रखती है। किस लिए पकड़े रखती है भाई? अंडाणु कहीं भाग ना जाए? नहीं, ऐसी बात नहीं होती भाई। ये देखो क्या बात होती है, इसको अच्छे से समझते हैं और अच्छे से समझाता हूं मैं आपको, एक एक चीज को अच्छे से समझाऊंगा। ये है अंडवाहिनी। ठीक है, आगे ये चलकर गर्भाशय, इधर गर्भाशय हो गया, ये अंगुलीनुमा संरचना। ठीक है, अब अंडाशय से अंडाणु निकला। अंडाशय से क्या निकला? अंडाणु निकला। यहां से अंडाणु निकला, अंडाणु निकला, अंडाणु निकला। तो ये उंगलीनुमा जो संरचना होती है ना, इस अंडाणु को वापस अंडाशय में आने नहीं देती, आगे की ओर धकेलती है इसे, आगे की ओर, आगे की ओर, आगे की ओर। यहां पर आकर अंडाणु रुक जाता है। यहां पर आकर अंडाणु होता है, वो ओवम होता है, वो रुक जाता है और इसे पीछे की ओर नहीं जाने देता। ये जो फिम्ब्री होती है ना, उंगलीनुमा उभारनुमा संरचना, फिम्ब्री, ये अंडाणु को वापस अंडाशय में नहीं जाने देता, क्योंकि अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से अंडाणु जब निकलता है, अंडाशय से अंडाणु निकलेगा तो उसे आगे की ओर वृद्धि करवाएगा, ना कि, क्योंकि अगर ये प्लेन होती तो अंडाशय बैक होकर वापस अंडाशय में भी तो आ सकता है, जिससे कि सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये इसे वापस नहीं आने देती, इसके पकड़ के रखती है, अंडाणु को पकड़ के रखती है ताकि अंडाणु पीछे वापस ना जाए। ठीक है, आगे की ओर से धकेलती रहेगी फैलोपियन ट्यूब।
ठीक है, तो फिमरी का ये इंपॉर्टेंट काम होता है। अंडाणु गर्भाशय में जाता है, यानी कि अब ये अंडाणु यहां पर है फैलोपियन ट्यूब में, यहां पर क्या होगा, शुक्राणु आएगा, कैसे आएगा वो बाद में बताऊंगा, और ये अंडाणु हो जाता है निषेचित। निषेचित यानी कि अगर पूछ ले कि मानव में निषेचन की प्रक्रिया कहां होती है या मादा में निषेचन की प्रक्रिया कहां होती है, तो आप कह दोगे कि अंडवाहिनी में होती है। कहां पर होती है? अंडवाहिनी में। कहां पर होती है? अंडवाहिनी में या फैलोपियन ट्यूब में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगला है गर्भाशय। अगला क्या है? गर्भाशय। अगला क्या है? गर्भाशय। तो अब गर्भाशय को देखते हैं। यहां से अंडवाहिनी से ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि निषेचन की प्रक्रिया कहां होती है, तो अंडवाहिनी में। तो मानव में कौन से प्रकार का निषेचन पाया जाता है? अंतर निषेचन या बाह्य निषेचन? अंतर निषेचन। क्यों? क्योंकि मादा शरीर के अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। चलिए अब इसको मैं मिटाता हूं। अंडवाहिनी तक हमने कंप्लीट कर लिया। अगला है गर्भाशय। अगला क्या है? गर्भाशय। अगला क्या है? गर्भाशय। गर्भाशय को पढ़ते हैं, देखते हैं गर्भाशय के बारे में क्या खास बातें हैं। गर्भाशय की क्या खास बातें हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। नाशपत्ती के समान। नाशपत्ती के समान बनाते हैं फिर, वैसे इसने सही नहीं बताया, थोड़ा सा उल्टी नाशपत्ती के समान होता है। उल्टी नाशपत्ती के समान ये होता है गर्भाशय। अब ये अंडवाहिनी, मैंने अंडाशय पढ़ा दिया, अंडवाहिनी पढ़ा दी ना। अब अपने गर्भाशय को बनाते हैं। तो इस प्रकार से गर्भाशय जो होता है, ठीक है, ये होता है जी गर्भाशय। क्या होता है? गर्भाशय। देख लो अच्छे से, ठीक है। श्रोणि गुहा में स्थित होता है, बिल्कुल। जिसको श्रोणि गुहा का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, तो श्रोणि गुहा में नीचे की तरफ यह गर्भाशय स्थित होता है, ठीक है। इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है 5 सेंटीमीटर और मोटाई होती है 3.5 सेंटीमीटर। याद रखना है, लंबाई 7.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और मोटाई 3.5 सेंटीमीटर। इसका जो निचले वाला भाग है, अब देखो ये वाला भाग है जो इस प्रकार से, ये जो नीचे वाला भाग है ये वाला, इस भाग को बोला जाता है ग्रीवा। क्या बोला जाता है? ग्रीवा। याद रखना है, इस भाग को क्या बोला जाता है? ग्रीवा। तो गर्भाशय का एक सिरा ग्रीवा से और दूसरा सिरा अंडवाहिनी से जुड़ा रहता है। गर्भाशय का एक सिरा ग्रीवा से और दूसरा सिरा अंडवाहिनी से जुड़ा रहता है, ठीक है। निचला भाग संकरा होता है जिसे ग्रीवा कहते हैं, और ग्रीवा आगे चलकर योनि में या विजाइना में बदल जाती है, यानी कि आगे चलकर ये कहां पर खुलती है? योनि या विजाइना में, ठीक है। और ये एक छिद्र के रूप में खुलती है, एक छिद्र के रूप में खुलती है। किसके रूप में खुलती है? एक छिद्र के रूप में खुलती है, ठीक है। और इससे ही क्या बोला जाता है? यही मुख्य अंग बाहर की तरफ खुलता है ये, ठीक है। योनि कहां की तरफ खुलती है? बाहर की तरफ। ये आगे मैं जब आपको आगे पढ़ाऊंगा तब उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो निचला भाग संकरा जिसे ग्रीवा बोलते हैं, योनि में इसका निचला छिद्र होता है। गर्भाशय की जो भित्ति होती है, ये बड़ी भित्ति, ये क्या होती है? पेशीय होती है। कौन सी भित्ति होती है? पेशीय भित्ति होती है, ठीक है। इसके भीतर होती है खाली जगह, ये जगह होती है वो खाली होती है, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है और अपरा का निर्माण हो जाता है या गर्भ धारण हो जाता है, तो गर्भ धारण के बाद जो एक फीटस होता है या एक बेबी होता है वो यहां पर पलता है। इस प्रकार से बेबी पलता है या उसका परिवर्धन होता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए, गर्भाशय के भित्ति के अंदर की ओर एक कोशिकीय स्तर होता है जिसे गर्भाशय अंतःस्तर बोलते हैं, यानी कि इसके अंदर क्या होता है? एक इस प्रकार से परत होती है, हाँ ये वाली परत होती है, इसे बोलते हैं गर्भाशय अंतःस्तर। गर्भाशय अंतःस्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्भाशय अंतःस्तर बोलते हैं, ठीक है। एक कोशिकीय स्तर होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसका कार्य क्या होता है? किसका? गर्भाशय का। तो गर्भाशय का क्या होता है? निषेचित अंडाणु। अंडाणु निषेचित कहां पर हुआ? अंडाणु का निषेचन कहां पर हुआ? अंडवाहिनी में। जैसे ही अंडाणु का निषेचन हुआ, अब इसमें शुरू हो जाएगा समसूत्री विभाजन। कौन सा?
समसूत्री विभाजन शुरू हो जाएगा। और इधर तो समसूत्री विभाजन होता रहेगा, इधर ये इस तरह से 2 4 8 16 32 64 इस तरह से कोशिकाओं का बढ़ता हुआ एक कोशिकाएं बढ़ती हुई आगे की ओर एक नई जीवन की शुरुआत करती है। और यहां पर आकर ये गर्भाशय अंतस्तर के साथ, अब ये गर्भाशय अंतस्तर होता है ना, इस कोशिका को इस मिटाता हूं, दोबारा समझाता हूं। देखो इसने क्या बोला है कि गर्भाशय अंतस्तर, गर्भाशय अंतस्तर बना दिया। यहां पर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचित अंडाणु हुआ, इसमें होगा समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन, समसूत्री। 1 से 2 कोशिका, 2 से 4 कोशिका, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे करते करते 64 कोशिकीय अवस्था आएगी। तो ये जो गर्भाशय अंतस्तर होगा ना, ये जो गर्भाशय अंतस्तर होगा इसको अपने ओर इस तरह से संभाल लेगा। अब इसके ऊपर एक लेयर बना लेगा, इसके ऊपर संभाल लेगा, और ये एक बना लेगा यहां पर अपरा का निर्माण। क्या कर लेगा, अपरा का निर्माण कर लेगा। क्या कर लेगा, अपरा या प्लेसेंटा, या प्लेसेंटा। नॉर्मल भाषा में इसे आंवल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आंवल। अब ये मैंने आंवल शब्द क्यों यूज किया है, 2018 में एलडीसी का एग्जाम हुआ था। 2018 में एलडीसी का एग्जाम हुआ था। तो क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट पूछा था कि आंवल क्या होती है, सीधा क्वेश्चन डाल दिया कि आंवल क्या होती है। अब बच्चों को ऑप्शन में दिया हुआ था आंवला, फलने वाला फल, इस तरह से एक ऑप्शन दिया हुआ था कि मां को शिशु से जोड़ के गर्भावस्था में जो शिशु को पोषण होता है वो मां द्वारा प्रदान किया जाता है, तो इसी प्लेसेंटा के द्वारा प्रदान किया जाता है। बच्चों ने आंवला ही कर दिया क्योंकि नाम मैच कर रहा है आंवल, लेकिन वास्तव में आंवल प्लेसेंटा या अपरा होती है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो निषेचित अंडाणु को भ्रूण में परिवर्धित हेतु उचित स्थान प्रदान करना। तो परिवर्धन हेतु अब ये बेबी बड़ा होगा तो उसका परिवर्धन, यानी कि परिवर्धन का मतलब बेबी का बड़ा होना के लिए उचित स्थान कहां पर है, गर्भाशय में ही होता है। कहां पर होता है भाई, गर्भाशय में ही होता है, ठीक है। एक तो मच्छर खा गया मुझे, 4-5 उठा के ले जाएंगे लगता है। चलिए अगला है योनि या विजाइना। नली के समान एक रचना होती है, लंबाई होती है 7.5। अब यहां पर अपने आगे वाला भाग बनाते हैं, योनि वाला भाग। ये मोटा मोटा मैं रफली गर्भाशय बना रहा हूं, ठीक है। इस प्रकार से ये वाला भाग अपने योनि बना दिया। इसकी लंबाई होती है 7.5 सेंटीमीटर। बाहरी तल से गर्भाशय तक फैली रहती है, यानी कि ये वाला जो स्थान होता है ये बाहरी तल होता है, शरीर का बाहरी तल, यानी कि योनि कहां पर खुलती है, बाहर की तरफ, और दूसरा सिरा इसका जुड़ा रहता है गर्भाशय से। ये भी आपको याद रखना है, दूसरा सिरा किससे जुड़ा रहता है, एक सिरा गर्भाशय और दूसरा सिरा बाहर की तरफ खुलता है। इसके सामने क्या होता है, मूत्राशय, और इसके पीछे क्या होता है, मलाशय। इसके पीछे होता है मलाशय और सामने होता है मूत्राशय। इस प्रकार की एक छिद्र होते हैं, ठीक है। तो पूछ लेता है, एक बार पता क्वेश्चन क्या आया था, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। नॉर्मल जो बच्चों को भ्रांतियां होती हैं, कुछ भ्रांतियां दूर करने वाली हैं, वो अपने यहां पर करते हैं। एक तो होता है कि सर जो फीमेल्स में ऋतुस्राव होता है और जो यूरिन का निष्कासन होता है, उन दोनों के जो छिद्र होते हैं या उन दोनों के जो द्वार होते हैं वो एक ही होते हैं क्या, नहीं, एक नहीं होते, अलग अलग होते हैं। मूत्र द्वार अलग होता है और जनन द्वार अलग होता है। जनन द्वार के द्वारा ही जो ऋतुस्राव के दौरान जो ब्लड आता है वो बाहर आता है, और मूत्र द्वार तो नॉर्मली मूत्र का सिस्टम होता है, उसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है, ठीक है। और जो प्रसव की प्रक्रिया होती है वो भी जनन द्वार के द्वारा ही होती है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, इस योनि भाग में एक लचीली परत होती है, उसका नाम होता है हाइनम। ये एक बार क्वेश्चन आया था, हाइनम होता है, हाइमन भी बोल देते हैं कई बार इसे, हाइनम बोल देते हैं, हाइमन बोल देते हैं, ठीक है। ये एक योनि के अंदर क्या होती है, विजाइना के अंदर क्या होती है, पतली झिल्ली होती है, पतली झिल्ली, और ये बहुत ही लचीली होती है, लचीली 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 होती है, ठीक है, लचीली होती है। हाइनम की झिल्ली बोला जाता है इसे। अब कई बार क्या होता है कि ये झिल्ली इतनी नाजुक होती है कि ये छोटे से दबाव की वजह से ये टूट जाती है, दबाव पड़ने से ये झिल्ली टूट जाती है, टूट जाती है।
जो समाज में भ्रांतियां फैली हुई होती है कि इस झिल्ली समाज में भ्रांतियां ये फैली रहती है कि ये झिल्ली जो प्रथम बार मैथुन की क्रिया करने से ये झिल्ली टूटती है, तो ऐसा नहीं होता। इस बात को दिमाग से निकाल दो। क्यों? क्योंकि ये झिल्ली जो मोस्टली जो फीमेल्स होती हैं, जो खिलाड़ी होती हैं, या जो साइकिल चलाती हैं, फुटबॉल खेलती हैं, हॉकी खेलती हैं, दौड़ वगैरह का खेल खेलती हैं, एथलीट्स में जाती हैं, तो उनमें जो पैर होते हैं वो दोनों मतलब एक दूसरे से दूर होते हैं, मतलब सीधी सी व्यायाम करने से, इस प्रकार की एक्टिविटी करने से ये झिल्ली टूट जाती है, टूट जाती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैथुन क्रिया के दौरान ये टूटे। तो इस पर जब ये झिल्ली पहली बार टूटती है तो रक्तस्राव होता है। क्या होता है? रक्तस्राव होता है। तो आप इस झिल्ली हाइनम की झिल्ली के आधार पर किसी भी फीमेल के चरित्र पर दाग नहीं लगा सकते। समझ रहे हो? ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा आपको, नॉर्मल सी बातें बता दी है कि आप इस हाइमन की झिल्ली की टूटी हुई झिल्ली के आधार पर किसी के चरित्र पर आप दाग नहीं लगा सकते, क्योंकि ये झिल्ली होती है वो खेल कूद करने वाली जो फीमेल्स होती हैं उनकी ये झिल्ली पहले ही टूट जाती है। ठीक है, और लचीली मैंने क्यों बोला है कि इतनी लचीली होती है कि कई बार टूटती ही नहीं है, इतनी लचीली होती है कि कई बार ये झिल्ली टूटती भी नहीं है। ठीक है, ये बात 12th क्लास की एनसीईआरटी की बायोलॉजी के अंदर लिखी हुई है। चलिए आगे बात करते हैं। योनि की दीवार पेशी उत्तक की बनी होती है। योनि का एक मादा जनन छिद्र के रूप में खुलता है जिसे योनि द्वार कहते हैं। दूसरा सिरा ग्रीवा से जुड़ा होता है। अब आगे थोड़ी सी और बातें देख लेते हैं। अगली बात क्या है? योनि की दीवार में एक ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि का नाम याद रखना है। योनि की दीवार में, यानी कि ये मान लीजिए योनि है, इसकी दीवार में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसकी बोला जाता है बल्बोरिथल ग्रंथि पाई जाती है। ये एक चिपचिपे पदार्थ का स्राव करती है। कौन से? चिपचिपा पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ का ये स्राव करती है। अब ये स्राव कब होता है? तो ये मैथुन क्रिया के दौरान होता है। मैथुन क्रिया के दौरान होता है, तो ये मैथुन क्रिया को आसान बनाता है। तो मैथुन के समय योनि को चिकना बनाता है। भगशीर्ष्णिका क्या होती है? ये एक बार पूछा था, भगशीर्ष्णिका। भगशीर्ष्णिका इस पर एक बार पूछा तो मैंने बता देता हूं। योनि व मूत्र वाहिनी के ऊपर एक उभारनुमा संरचना होती है। योनि व मूत्र वाहिनी के ऊपर उभारनुमा संरचना होती है, यानी कि कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसे बोला जाता है भगशीर्ष्णिका। ठीक है, यह अति उत्तेजक अंग होता है भाई। ठीक है, स्त्रियों में यह अति उत्तेजक अंग होता है, अति उत्तेजक अंग होता है। यह भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं। अब योनि का क्या काम होता है? तो योनि का काम होता है, मैथुन के बाद वीर्य को योनि में भेजा जाता है और यहां से वीर्य कहां पर जाता है? गर्भाशय ग्रीवा में, ग्रीवा भाग से शुक्राणु गति करते हुए आगे दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाते हैं और वहां पर किसी एक फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु वेट कर रहा होता है शुक्राणु का, और वहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है और निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण और एक नए जीवन की शुरुआत। ठीक है, तो ये था मादा जनन तंत्र। अब अपने छोटी छोटी 2-4 बातें हैं वो और देख लेते हैं। अंडोत्सर्ग, मैंने आपको बहुत बार क्लास में बता दिया कि अंडोत्सर्ग और ऋतुस्राव दोनों बातें अलग अलग हैं। अंडोत्सर्ग और ऋतुस्राव दोनों बातें क्या है? अलग अलग हैं। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आज आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। करें? ठीक है सर, कर दीजिए शुरू। काफी लेंथी होगी है क्लास, बोर मत होना। ठीक है, चलिए। अंडोत्सर्ग, अंडाणु के परिवर्धन के साथ साथ गर्भाशय भी परिवर्धित होता है। अंडाणु का परिवर्धन कहां पर होता है? तो अंडाशय में होता है। कहां पर होता है अंडाणु का परिवर्धन? अंडाशय में। तो अंडाशय में अंडाणु बन रहा है, ये मान लीजिए अंडाशय है, यहां पर अंडाणु बन रहा है, तो इसी के साथ साथ गर्भाशय भी क्या हो रहा है? परिवर्धित हो रहा है। ठीक है, यह क्रियाएं हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होती हैं। किसके द्वारा होती हैं? हार्मोन्स के द्वारा। 28 दिन बाद अंडाशय एक अंडाणु बनाती है। 28 दिन बाद में एक अंडाणु, एक अंडाणु में
बारी बारी से एक एक अंडाशय। अब देखो दोबारा समझाता हूं आपको इस बात को। ये हमने बना दिया मादा जनन तंत्र, ये एक अंडाणु है। तो ये एक अंडाणु ने अगर ये एक अंडाशय ने अगर एक अंडाणु बना दिया तो ये वाला अंडाशय अंडाणु नहीं बनाएगा। अगर इस वाले ने बना दिया तो ये वाला नहीं बनाएगा। लेकिन 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 मैंने आपको ट्विंस वाली क्लास पढ़ाई थी, ट्विंस वाली क्लास पढ़ाई थी कि ट्विंस कैसे होते हैं, वो जाकर क्लास देखिए, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मोटी मोटी मैं आपको बात और बता देता हूं, कई बार रेयर केस में दोनों ही अंडाशय अंडाणु बना देते हैं एक साथ, एक ही मंथ में, यानी 28 दिनों में इस अंडाशय ने भी एक अंडाणु बना दिया, इस अंडाशय ने भी एक अंडाणु बना दिया। रेयर केसेस में होता है ये कई बार जेनेटिक्स हो सकता है, म्यूटेशन भी हो सकता है, या कई बार बाय चांस रेयर केस में हो जाता है, हार्मोन्स की कम ज्यादा की वजह से भी ये चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो इधर जब इन दोनों के बीच में निषेचन की प्रक्रिया होती है तो इधर भी निषेचन हुआ, इधर भी निषेचन हुआ। क्यों? क्योंकि अंडाणु एक बन रहा है, शुक्राणु करोड़ों की संख्या में होते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेबी अलग होगा, ये बेबी अलग होगा। इस कंडीशन में भी ट्विंस होते हैं। तो ट्विंस वाली कहानी मैं आप दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मैं आपको बता चुका हूं, जाकर प्ले लिस्ट में आप देख सकते हो। ठीक है, तो बताने की यह बात थी कि अंडाशय, जब अंडाशय में अंडाणु परिवर्तित हो रहा होता है उसी समय गर्भाशय भी परिवर्तित हो रहा होता है, गर्भाशय में भी चेंजेस हो रहे होते हैं। ठीक है, अब ये सारी क्रियाएं निर्धारण कौन करते हैं? हार्मोन्स करते हैं भाई। 28 दिन बाद, यानी कि पूरा एक सर्किल बनता है 28 दिनों का। कितने दिनों का? 28 दिनों का एक सर्किल बनता है, और इन 28 दिनों बाद में हर 28 दिन बाद एक अंडाशय अंडाणु का निर्माण करता है बारी बारी से। इसने निर्माण कर दिया तो ये नहीं करेगा, ये कर दिया तो ये नहीं करेगा, 28 दिन बाद में, यानी कि एक अंडाशय की 1 महीने बाद, 2 महीने बाद में बारी आती है ना। तो अंडोत्सर्ग क्या है? तो अंडोत्सर्ग होता है अंडाशय द्वारा अंडाणु की निर्मुक्ति। अंडोत्सर्ग क्या होता है? अंडाणु परिपक्व हो गया, अंडाणु क्या होगा? परिपक्व हो गया। अब इस अंडाणु परिपक्व हो गया तो इस अंडाशय से अंडाणु का बाहर निकलना, अंडाशय से अंडाणु की निर्मुक्ति, अंडाशय से अंडाणु का बाहर निकलना क्या है? अंडोत्सर्ग। अब बात करते हैं ऋतुस्राव की, या आर्तव चक्र की, या मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, या माहवारी की, या मासिक धर्म की, या रजो धर्म की। ये इसके नाम है, इसके आर्तव चक्र के। तो क्या क्या नाम है? आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ऋतुस्राव चक्र, ठीक है, और माहवारी, इसके बाद मासिक धर्म, रजो धर्म, है ना, ये इसके नाम है। अब ये साइकिल होता है 14 दिनों का। चलो मैं 14 दिन ही बना देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28। ये 28 दिनों का एक साइकिल बन गया। ये हर मंथ 28 दिन बाद में ये साइकिल दोबारा दोहराता है। ठीक है, अब समझो इस बात को। ऋतुस्राव चक्कर प्राइमेट्स का प्रमुख लक्षण होता है। प्राइमेट्स का ये प्रमुख, जितने भी प्राइमेट्स जंतु होते हैं उनका ये प्रमुख लक्षण होता है। स्त्री का जनन काल, स्त्री का जनन काल। तो अगर महिला में देखें तो जनन काल यानी कि उनका जो प्रजनन तंत्र का जो सिस्टम है उनमें जनन की प्रक्रिया कब शुरू होती है? तो 12 से 13 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाती है। यानी कि महिला के अंदर पहली बार जब ऋतुस्राव को देखा जाता है, पहली बार जब ऋतुस्राव को देखा जाता है तब उनकी उम्र होती है 12 से 13, कई बार 14 भी हो जाती है। ठीक है, पहले उसको बोला जाता है रजो दर्शन या मेनोर्की, रजो दर्शन या मेनोर्की, याद रखना है। ठीक है, 12 से 13 वर्ष की उम्र में उनमें पहली बार ऋतुस्राव देखा जाता है। उसके बाद में ये हर मंथ आता है। कब तक आता है? 40 से 45 साल की उम्र तक, 40 से 45 वर्ष की उम्र तक महिला में ऋतुस्राव की प्रक्रिया होती है, उसके बाद में नहीं होती। तो अंतिम बार जब ऋतुस्राव को देखा जाता है तो उसे बोला जाता है
रजोनिवृत्ति। ये आपको दोनों शब्द ध्यान में रखने हैं कि रजोदर्शन क्या होता है और रजोनिवृत्ति क्या होती है। रजोदर्शन क्या होता है और रजोनिवृत्ति क्या होती है। ठीक है, तो पहली बार जब एमसी को देखा गया तो रजोदर्शन और अंतिम बार देखा गया तो रजोनिवृत्ति। ठीक है, इस काल में प्रजनन काल को छोड़कर, यानी कि यहां पर तो एमसी इतने टाइम के अंदर तो एमसी आती है, लेकिन इसके बीच में कब नहीं आती, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है। प्रेगनेंसी टाइम पीरियड के अंदर फीमेल के अंदर एमसी नहीं आती, क्योंकि अंडाणु नहीं बनते तो एमसी कहां से आएगी, है ना। अंडाणु नहीं बनते तो एमसी कहां से आएगी, क्योंकि अंडाणु का बनना एक नए जीवन की शुरुआत है। अंडाणु फर्टिलाइजेशन हो गया, नया जीवन बन रहा है, 9 महीने 10 दिन तक ये सिस्टम चलेगा, उसके बाद में उस बेबी का बर्थ हो जाएगा। आगे नई जीवन कोई अगली प्रेगनेंसी चाहिए तो ऋतुस्राव आता रहेगा, उसमें क्या दिक्कत है ना। इस वजह से प्रेगनेंसी टाइम पीरियड के अंदर ऋतुस्राव होता है वो नहीं आता। 26 से 28 दिनों की अवधि में गर्भाशय से रक्त तथा इसकी आंतरिक दीवार से श्लेष्म में स्राव होता है। होता क्या है, अब देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं। अब देखो, इसको थोड़ा सा और गहराई से समझो, इस साइकिल को बना के रखना, आगे काम आएगी। इसको देखो, अब ये है गर्भाशय, अंडाशय से अंडाणु निकला, यहां पर वेट कर रहा है, अंडाणु निकल गया, यहां पर किसका वेट कर रहा है, स्पर्म का। ठीक है, अगर इसे स्पर्म मिल गया, सपोज दैट आप इमेजिन करो कि अगर इसे स्पर्म मिल गया तो यह फर्टिलाइजेशन हुआ और गर्भावस्था या गर्भधारण हो गया। लेकिन अब इसे स्पर्म नहीं मिला तो ये 4-5 दिन तो यहां पर स्पर्म का वेट करता है, स्पर्म आएगा, फर्टिलाइज होगा, स्पर्म आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन स्पर्म नहीं आता। ये फिर क्या करता है, थक जाता है बेचारा वेट करता करता, तो ये क्या करता है, खुद को तोड़ने शुरू कर देता है और ब्लड के खुद टूट कर ये ब्लड के रूप में बाहर निकलने लगता है। साथ के साथ श्लेष्म में स्राव भी होता है। उसी के साथ साथ ये जो गर्भाशय अंतस्तर होता है ना, ये किस लिए बन रहा है, क्योंकि ये इसलिए साथ के साथ बनता है ताकि अगर ये फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहां पर इसको स्टेबल बना के रखेगा, अपरा का निर्माण करेगा। अब ये टूट गया तो ये बोलेगा मेरा क्या काम, ये भी टूटकर रक्त के रूप में 4 या 5 दिनों से बाहर निकलने लगती है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन आता है कि क्या होता है जब अंडाणु का निषेचन नहीं होता, तो सीधी सी बात है, अंडाणु का निषेचन नहीं होने पर अंडाणु व गर्भाशय की अंतःभित्ति टूटकर रक्त के रूप में बाहर निकलने लगती है, या मेंस्ट्रुएशन साइकिल या आर्तव चक्र का आना जरूरी है। यह 3 से 5 दिनों तक चलता है, यानी कि रक्तस्राव कितने दिनों तक चलता है, 3 से 5 दिनों तक। और इन दिनों में फीमेल्स को हल्का पेट दर्द की अनुभूति होती है, हल्के पेट दर्द की अनुभूति होती है, जिसे बोला जाता है रजोधर्म, मासिक धर्म, माहवारी। ऋतुस्राव के 14वें दिन, अब देखो मान लीजिए किसी फीमेल के ऋतुस्राव हो, उसका कंप्लीट हो गया सिस्टम, यानी कि 4-5 दिन बिल्कुल वो स्वस्थ हो चुकी है। अगला साइकिल जब शुरू हुआ, या अब नया साइकिल शुरू कैसे होता है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां दिन, 8वां दिन, 9वां दिन, 10वां दिन, 11वां दिन, 12वां दिन और 13वां दिन। इस 13वें दिन के अंदर क्या होता है, अंडाशय में अंडाणु परिपक्व हो चुका है, अंडाणु परिपक्व हो चुका है। यानी कि पहले से 13 दिनों तक भी 12 दिनों तक क्या हुआ, अंडाणु का परिपक्वन, अंडाणु का निर्माण, या आप इसे बोल सकते हो इन दिनों में हुआ अंडजनन। क्या हुआ, अंडजनन, अंडजनन हुआ, अंडाणु का परिपक्वन हुआ। ठीक है, ये सारी बात हुई। 14वें दिन क्या होता है, अंडाशय से अंडाणु का बाहर निकलना, अंडाशय से अंडाणु का बाहर निकलना, बाहर निकलना, बाहर निकला, जिसे बोला जाता है अंडोत्सर्ग। क्या बोला जाता है, अंडोत्सर्ग बोला जाता है। अंडोत्सर्ग दोनों अंडाशयों से बारी बारी होते हैं। अंडोत्सर्ग के कुछ समय पश्चात अंडाणु अंडवाहिनी में आता है। अब कुछ समय पश्चात यानी कि 14वें दिन से 15वें दिन तक ये अंडवाहिनी में आ जाएगा। कहां पर आ गया, अंडवाहिनी में। 15वें दिन या 16वें दिन के करीब ये अंडवाहिनी में आ गया। अब यहां पर ये वेट कर रहा है, 15वें दिन वेट कर, 15 दिन आता है, 16वें दिन वेट करेगा किसका, शुक्राणु का। 17वें दिन वेट कर रहा है किसका, शुक्राणु का। 18वें दिन वेट कर रहा है किसका, शुक्राणु का। 19वें दिन तक ये वेट करता है, 4 दिन वेट कर रहा है, 4 दिन वेट कर रहा है। यहां तक इतनी जगह में इसको अगर शुक्राणु मिल गया, शुक्राणु
मिल गया तो ये निषेचित हो जाएगा और गर्भावस्था हो जाएगी। अब अगर शुक्राणु नहीं मिला तो ये भाई साहब टूटना शुरू हो जाते हैं और 1 2 3 4 5 ये 4 दिन जो है, इन 4 दिनों में ये टूटना शुरू होते हैं और यहां से धीरे धीरे रक्तस्राव के द्वारा ये पूरा बाहर निकल जाता है। ये अंडोत्सर्ग, ठीक है। अंडवाहिनी में आता है, 15 से 19वें दिन तक रहता है। 15 से 19वें दिन में मैथुन क्रिया के दौरान निषेचित हो जाता है, वह अंडाणु गर्भाशय में चला जाता है। अगर निषेचित नहीं होता तो यह ऋतुस्राव के द्वारा बाहर निकल जाता है। प्रथम ऋतुवार रजो दर्शन बोला जाता है। बस अंडोत्सर्ग के बाद, अब देखो अंडोत्सर्ग के बाद यहां पर क्या हुई, अंडोत्सर्ग की विक्रिया हुई। तो अंडाणु से जब अंडोत्सर्ग, अब मैं एक इसको ना, इस तीर को निशान को ध्यान से देखो, यहां अंडाणु बाहर निकलता है, ये अंडाणु है, ये बाहर निकल गया। तो ये जो बचा हुआ पीत पिंडक बोलते हैं इसे, यानी अंडाणु सीधा नहीं रहता, किसी चीज के अंदर रहता है, ठीक है। इस तरह से पहले अंडाणु होता है, इस तरह से ये अंडाणु बाहर निकल गया। अंडाणु बाहर निकला तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बची, इसको बोला जाता है पीत पिंडक। क्या बोला जाता है, पीत पिंडक या कार्पस ल्यूटियम। ये याद रख लेना, क्या बोला जाता है, कार्पस ल्यूटियम। ये हल्के पीले रंग का होता है, हल्का पीला रंग, हल्का पीला रंग। तो अंडोत्सर्ग के बाद ऊतक पीला हो जाता है, जिसे बोला जाता है पीत पिंडक या कार्पस ल्यूटियम। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का ये स्त्रावन करता है। कौन से हार्मोन का, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावन करता है। चलिए, तो आपका ऋतुस्राव भी पूरा हो गया, अंडोत्सर्ग हो गया, मादा जनन तंत्र हो गया। अब 2-3 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। गर्भ धारण हेतु कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर मैथुन क्रिया के दौरान हर बार गर्भ धारण होगा, ये चीज जरूरी नहीं है, ठीक है। मेल और अब कई बच्चों को मन में सर डाउट हो रहा होगा कि सर वैसे तो नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं कि सर मैथुन क्या होता है। तो मैथुन होता है मेल और फीमेल के बीच में फिजिकल रिलेशन, ठीक है। इसको आप साइंस की भाषा में इंटरकोर्स भी बोलते हो, ठीक है। फिजिकल रिलेशन होता है मेल और फीमेल के बीच में। तो गर्भ धारण की क्या स्थिति होती है कि हर बार मेल और फीमेल के बीच में जो फिजिकल रिलेशन होता है उससे जरूरी नहीं है कि हर बार गर्भ धारण हो, नहीं, ये चीज जरूरी नहीं है, ठीक है। तो गर्भ धारण होने के लिए क्या चीज जरूरी है, 11 में से 19 दिन के बीच में मैथुन की क्रिया होनी चाहिए, यानी कि आर्थिक चक्र की जो है दिन है, तो 11 से 19 दिन के बीच में अगर फिजिकल रिलेशन होते हैं तो गर्भ धारण की संभावना ज्यादा होती है। अंडवाहिनी व गर्भाशय में कोई भी इंफेक्शन या सूजन नहीं होना चाहिए। सीमेन में स्पर्म की जो संख्या है वो ज्यादा होनी चाहिए। इस वजह से ही जो आपका गर्भ धारण है वो आसानी से होता है, ठीक है। अभी इसकी एक क्लास और बनेगी। तो कैसी लगी क्लास, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मैं पहले बता रहा हूं यहां से क्वेश्चन बहुत फंसते हैं, बहुत क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है। तो आराम से इस क्लास को देखना, अच्छे से नोट्स बनाना। मैंने पूरा प्रयास किया आपको अच्छे से समझाने का, फिर भी कोई चीज नहीं समझ में कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।